हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जिसका एग्जामिनेशन आपका जून में होना है पीजीटी का। तो उस एग्जामिनेशन से पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं चैनल पर। और इस क्रम में लगभग 22 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो 23 नंबर, जिसमें 551 से लेके 575 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन 551 है वो ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो प्रदत्त नहीं है, यानी दो प्रकार की परिस्थिति की बात की गई है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। ठीक है, तो एक आपका प्रदत्त है और एक अर्जित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो इसमें कौन सा है, लिंग भेद जो है आपका, और उसके बाद में नातेदारी, जन्म की वैधता, संपत्ति का संचय। तो फ्रेंड्स, जो लिंग भेद है ये आपका प्रदत्त होता है, नातेदारी जो है ये भी आपका गॉड गिफ्टेड होता है, जन्म की वैधता, किस जात में आपने जन्म लिया है जो है, ये सब जो चीजें होती हैं ये आपकी प्रदत्त होती हैं। ठीक है, लेकिन जो संपत्ति का संचय होता है ये आप अचीव करते हैं अपने गुणों के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण है क्या है। आधुनिकीकरण सांस्कृतिक अवधारणा, संरचनात्मक अवधारणा, धार्मिक अवधारणा, प्रजातीय अवधारणा। तो फ्रेंड्स, जो आपका आधुनिकीकरण है ये संरचनात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, संरचनात्मक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है। दो प्रकार की परंपराओं की बात की गई है, एक लघु परंपरा और एक दीर्घ परंपरा या बृहद परंपरा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है। लोक कथाएं होती हैं, जो वीर गाथाएं ये भी होती हैं, और विवाह गीत ये भी होता है। लेकिन जो रामायण की कहानी है फ्रेंड्स, ये जो है बृहद लेवल पर है, यानी इसकी जो हर जगह पे अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी गई है, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये बृहद परंपरा में आता है रामायण हमारा। जैसे कन्नड़ भाषा में है, मराठी में है, मलयालम में है, तमिल में है। ठीक है, तो हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो लघु परंपरा का हिस्सा ये नहीं है, लेकिन जो विवाह गीत होते हैं, वीर गाथाएं, लोक कथाएं, ठीक है, ये सब जो है लघु परंपरा का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जनता की विशेषता नहीं है तो मनोवैज्ञानिक समूह है, औपचारिक संगठन, अप्रत्यक्ष संपर्क, बहुलता। तो फ्रेंड्स, इसमें जो औपचारिक संगठन है ये जनता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, इंस्टीट्यूशन की विशेषता नहीं है। सुस्पष्ट उद्देश्य किसी संस्था का होता है, सांस्कृतिक उपकरण भी होते हैं, प्रतीक भी, सिंबल भी होता है, लेकिन जो अस्थायी प्रकृति है ये नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी प्रकृति पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संरचना के दो स्तर, एक प्रकार्यात्मक उपप्रणाली तथा संरचनात्मक उपप्रणाली का उल्लेख किसने किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सामाजिक संरचना के दो स्तर, प्रकार्यात्मक उपप्रणाली तथा संरचनात्मक उपप्रणाली का उल्लेख किसने किया। तो पार्सन्स, जॉनसन, क्लूफोन, ब्राउन। तो फ्रेंड्स, सामाजिक संरचना में जो दो प्रकार के स्तरों की चर्चा की है ये की है जॉनसन महोदय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी जो है, लर्न करके रखिएगा, क्योंकि जो है एग्जामिनेशन में मान के चलिए कि बहुत सारी परिभाषाएं और इस प्रकार से जो है चरण, उल्लेख, पुस्तकें और टर्म्स, ये सब जो चीजें हैं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो नए प्रश्न में भी जो है 10-15 बनते हैं हर बार परीक्षा में। ठीक है, और जो है जो रिपीट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपका सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको बताई गई हैं, यानी क्लास में सारी चीजें कवर करवाई गई हैं, सबके पीडीएफ नोट्स और लगभग जो टेस्ट पेपर है उस माध्यम से सभी चीजें कवर की गई हैं। लेकिन ये है कि जैसे आपका जो सिलेबस पे जो नोट्स है, अब मान लीजिए कि जैसे पार्सन्स है, ब्राउन है, तो इनकी जो पुस्तकें हैं तो उनको आपको एक बार पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके इंडियन थिंकर्स में भगवान दास हो गए, अरविंदो हो गए, गांधी हो गए। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, जीएस खुरिये हो गए। अब मान लीजिए कि इनकी थ्योरी, इनकी समस्त पुस्तकें, तो एक दो पुस्तकों से चीजें नहीं सॉल्व हो पाती हैं कि एक दो पुस्तक आपने पढ़ लिया और आपका तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा, और सिलेबस के लिए आपको विभिन्न पुस्तकें जो है कवर करनी होंगी।
तब जाके आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो क्या होता है कि उसी थिंकर्स में से कोई चीज़ आ जाती है तो वो सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी भी समय है, पहले तो आपका मई में एग्जामिनेशन होना था लेकिन संयोग है कि थोड़ा सा समय डिले हो गया और आपको समय मिल गया, जून में एग्जामिनेशन है। तो अभी समय है, पूरा सिलेबस एक बार जो है आप लोग अच्छे से दोहरा लीजिए और जो टेस्ट पेपर वगैरह हैं उनको सॉल्व करते रहिए डेली। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मतलब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसको भी रिवाइज करते रहिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो लगातार चैनल पर अपलोड हो रही है, तो उसको भी सॉल्व करते रहिए, बढ़ते रहिए आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारक को महत्वपूर्ण मानता है। तो सोशल चेंज के लिए कौन जैविकीय कारक को महत्वपूर्ण माना है, तो फ्रेंड्स वो माना है डार्विन। डार्विन ने माना हुआ है जैविकीय कारक को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे, तो कौन थे विश्वविद्यालय लेवल पे, तो ये किया था फ्रेंड्स डब्ल्यू जी समनर। आपको पता होगा इन्होंने एक फोकवेज नामक पुस्तक लिखी हुई है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट सोशियोलॉजी की पुस्तक कही जाती है, ठीक है। तो ये समनर जी का नाम आता है इसमें। विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले जो समाजशास्त्री थे वो थे डब्ल्यू जी समनर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनजातीय सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है कि उसमें महत्व होता है किसका, सतीत्व का, क्लोन यानी गोत्र का, मुखिया के अधिकार का, निजी संपत्ति के ना होने का। तो फ्रेंड्स जो जनजातीय सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है वो निजी संपत्ति के ना होने का, इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार रूढ़ी है, तो कौन सा ऐसा जो व्यवहार है वो रूढ़ी है, हाथ मिलाना, दिन में 3 बार भोजन करना, टोपी पहनना, वस्त्र धारण करना। तो फ्रेंड्स इसमें रूढ़ी की बात अगर देखी जाएगी तो वस्त्र धारण करना ये हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होते हैं, जैसे कि एक विवाह भी संस्कार है आपका, ठीक है। तो विवाह संस्कार में आपने देखा होगा दूल्हा जो है वो शेरवानी कोट ये सब धारण करता है, दुल्हन लहंगा है, साड़ियां हैं, ये सब चीजें पहनती हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक अंत्येष्टि भी जो लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि है उसमें आपने देखा होगा सफेद कलर के सादे वस्त्र सादी वेशभूषा में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये मोरेज यानी रूढ़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपका वस्त्र धारण करना ये परंपरा में प्रथा में है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइट होता है सभी के लिए, इसको फॉलो करना होता है। अगला प्रश्न है कि परिवार के अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेष रूप से लिया जाता है वह कौन है। तो जो परिवार फैमिली का अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है वह है, तो कौन, के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार, जी एस पुरी। तो फ्रेंड्स इसमें के एम कपाड़िया जी का नाम आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये मैं जो है कुछ पुस्तकों को सर्च करके चीजें बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि कुछ नए प्रश्न जो है वो चैनल पर सॉल्व किए जा सके, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो बहुत सारे चैनल पर करवा दिए गए, जैसे आपके एनटीए नेट के सारे पेपर अपलोड किए गए हैं, पीजीटी के किए गए हैं और जीडीसी जो भी चीजें हैं आरपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन है चाहे वो आपका बीपीएससी हो सभी चीजें अपलोड है, लेकिन फिर भी कुछ नई पुस्तकें कुछ नई चीजों को सर्च किया जा रहा है, समय है तो वो सब चीजें हैं। तो उसमें में से देखिए एक परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम मान के चलिए कि पीजीटी के जो आपके 125 प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में उसमें 40 प्रश्न तो लगभग परिभाषाओं से रिलेटेड रहता है। और फ्रेंड्स अगर परिभाषाएं वगैरह अगर नहीं किसी की तैयार रहती हैं तो वो तुरंत गलत भी हो जाती है, ठीक है। तो प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, मैक्स वेबर, मैकाइबर, पेज, दुर्कीम। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी मैकाइबर तथा पेज महोदय ने, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस डेफिनेशन लगातार पीजीटी में पूछी जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो इसको लर्न करके रखिएगा, पीजीटी में कई बार ये प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है। तो ऐसा कौन सा इसमें जो सोशल प्रोसेस का है फार्मूला जो सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करता है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सबसे कम पृथक्करण करती है, जबकि जो संघर्ष आपने देखा होगा जैसे युद्ध की जो स्थिति बन जाती है, जो संघर्ष की स्थिति हो जाती है वो भारी मात्रा में पृथक्करण करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे राइट होगा। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर पुस्तक के रचयिता कौन है, ठीक है। तो हिंदू जो आपका समाज निर्णय के द्वार पर पुस्तक के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स ये डी एन मजूमदार जी की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लर्न करके रखिएगा। कुछ नई पुस्तकों को भी जोड़ा जा रहा है
मेंडल का सिद्धांत सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो मेंडल बाम का सिद्धांत जो सबसे अधिक संबंधित है वो किससे है? संस्कृत से, सामाजिकरण से, अनुवांशिकता से, पर्यावरण से। तो फ्रेंड्स जो मेंडल का सिद्धांत है वो सबसे अधिक जो रिलेटेड है वो है अनुवांशिकता पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख नगर नियोजनकर्ता समाजशास्त्री हैं तो कौन है प्रमुख नगर नियोजनकर्ता समाजशास्त्री? जानसन, पीएच प्रभु, एआर देसाई, पैट्रिक गिट्स। तो फ्रेंड्स इसमें पैट्रिक गिट्स महोदय का नाम आएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार भारत के सभी नागरिक निम्न में से किसके समक्ष बराबर हैं? तो जाति, धर्म, भाषा, कानून। तो फ्रेंड्स कानून के समक्ष सभी जो है बराबर हैं। आपने देखा होगा प्रियम्बल में सबसे पहली जो लाइन लिखी गई है वो हम भारत के लोग, ठीक है। तो यानी कि हम सभी जो भारतीय नागरिक हैं वो क्या है? कानून के समक्ष बराबर हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। तो 1955 1955 में। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायालय ने किस श्रेणी के समूहों को मलाईदार परत यानी कि जो क्रीमी लेयर है कि आरक्षण के लोगों लाभों से वंचित कर रखा है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, सभी। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अन्य पिछड़ी जातियों को। अगला प्रश्न है इसमें एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किससे संबंधित है? आंद्रे बेते, एआर देसाई, अंबेडकर, ल्यू ड्यूमा। तो फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये ल्यू ड्यूमा की पुस्तक है, लग करके रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक और भी जो लगातार पूछी जाती है होमो हायरार्कस, उसको वो तो पूछी गई है लेकिन ये नई है, इसको भी लग करके रखिएगा। मातृ परंपरा का संबंध है तो जो मातृ परंपरा पाई जाती है खासी, गारो, नायर ये तीनों में है। तो उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भावुकता कब प्रबल होती है? तो जो भावुकता है ये कब प्रबल होती है? परिवार में, संस्था में, भीड़ में, समाज में। तो फ्रेंड्स जो भावुकता सबसे ज्यादा प्रबल होती है वो होती है भीड़ समूह में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? जीएस घुरिये, आंद्रे बेतेई, हार्डीमैन, ल्यू डिमॉन्ट। तो फ्रेंड्स मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं डेविड हार्डीमैन। इनकी एक पुस्तक देवी करके पूछी गई थी अभी हायर एजुकेशन के पेपर में। तो ये सभी चीजें लगाई जा रही हैं लगातार। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी, श्रीनिवास, एआर देसाई, घुरिये। तो फ्रेंड्स स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन जो लिखी है वो लिखी है एआर देसाई जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और इस सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है वो है 575। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रमलाई कल्लाल लोगों की जो नातेदारी व्यवस्था है वो संबंधित है किससे? ठीक है, तो किसने अध्ययन किया नातेदारी व्यवस्था में? प्रमलाई कल्लार, ये श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमा, आंद्रे बेतैया, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है आपका ल्यू ड्यूमॉन्ट से, इन्होंने यहाँ का अध्ययन किया हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो आज की जो 23 नंबर जो सीरीज थी प्रैक्टिस सेट वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और आप जो 24 नंबर है आगे के वो भी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तब तक आप सभी लोग चैनल पर सॉल्व करते रहिए इन सभी प्रश्नों को और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।